जय हिंद स्टूडेंट्स। 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग सिद्धांत के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत और डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे लेक्चर नंबर 1 वो लोग पीछे देख लेंगे, टाइप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने प्लांक के कृष्णिका विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। प्लांक का कृष्णिका विकिरण था, उसके सिद्धांत का प्रयोग किया। और सिद्धांत इसका क्या है आइंस्टीन का, प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है। प्रकाश जो है ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, जिन्हें हम इन ऊर्जा पैकेटों को हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। फोटोन क्या है? फोटोन भारहीन कण होते हैं। फोटोन क्या होता है? भारहीन कण होते हैं जो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। पैकेट के जैसा है, ऊर्जा के पैकेट के जैसा है फोटोन। इसमें कोई भार नहीं होता है, यह प्रकाश के वेग से गति करते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h इंटू एफ के बराबर होती है। अब h क्या है? तो h है प्लांक नियतांक है 6.6 जूल प्रति सेकंड इसका वैल्यू होता है। ठीक है, f क्या है? विकिरण की आवृत्ति, त्वरण नहीं है, विकिरण की आवृत्ति। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रयोग से आइंस्टीन तथा कॉम्पटन द्वारा क्रमशः प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव समझाए गए। इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग प्रकाश के विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका दोष क्या था? इस के कारण क्या था कि आइंस्टीन का जो क्वांटम सिद्धांत है वह निरस्त कर दिया गया, नहीं लिया गया। ठीक है, यह सिद्धांत विवर्तन तथा ध्रुवन, प्रकाश के अंदर दो घटनाएं और होती है, विवर्तन और ध्रुवन। अन्य घटनाओं को समझाया जा सका, लेकिन इन दो घटनाओं को समझाया नहीं जा सका। ठीक है, को समझाने में असक्षम था। कौन? ये आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, इसलिए फेल हो गया। तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि कुछ भौतिक प्रक्रियाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन प्रकाश के को तरंग मानकर ही समझाई जा सकती है। प्रकाश को जब तक तरंग नहीं मानेंगे तब तक वो सही नहीं, उसको समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखेंगे अब डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। अब अंत में जब 4 लोगों का सिद्धांत फेल हो गया तो अंत में डी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि द्रव्य के समान ही प्रकाश में, प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति को होती है। ठीक है, द्रव्य के समान ही प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति होती है। उसमें भी द्वैत प्रकृति मतलब दो प्रकृति दर्शाता है, द्वैत मतलब दो। ठीक है, उसके निष्कर्ष के अनुसार प्रकृति सममिति चाहती है, प्रकृति जो है सममिति चाहती है। हमारा ब्रह्मांड द्रव्य जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा विकिरणों का बना है। मतलब द्रव्य का भी बना है, द्रव्य कण का, विकिरण का बना हुआ है। ठीक है, यदि विकिरण किसी कण यानी कि फोटोन के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है तो द्रव्य कण भी विकिरण के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका सिद्धांत कौन सा था? डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान द्रव्य कण के साथ सदैव तरंग संबंधित होती है। कोई भी गतिमान हो रहा है द्रव्य कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, तो वह तरंग भी अपने साथ लेकर चल सकता है। ठीक है, अतः प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश के फोटोन की प्रकृति के अनुसार प्रकाश की तीव्रता इकाई समय में इकाई क्षेत्र में आपतित फोटोन्स की संख्या के समानुपाती होता है। इकाई समय में इकाई क्षेत्र से जितना फोटोन में आएगा वह प्रकाश की तीव्रता दर्शाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रकाश की तरंग प्रकृति के अनुसार प्रकाश की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की तरंग की जो प्रकृति है उसके सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता है, तीव्रता किसका होगा? तरंग के आयाम, तरंग प्रकृति के अनुसार। द्रव्य कण प्रकृति के अनुसार तथा यह आपका तरंग प्रकृति के अनुसार बताया गया कि प्रकाश की तीव्रता जो है उसके तरंग के आयाम के वर्ग, तरंग का जो आयाम होगा, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, उसके समानुपाती होगा, वर्ग के समानुपाती होगा। नोट में हाइगेंस की कुछ नोट और बातें देख लेते हैं हम लोग। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के बाद यदि प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ता है तो प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में कम होगी। जैसे कि प्रकाश अगर जल से कांच में जाएगी तो जल चूंकि प्रकाश ज्यादा सघन माध्यम है, इसलिए वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी कांच में। ठीक है, या यूं बोले कि हवा से पानी में आएगी तो वहां भी मुड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा से पानी का जो अपवर्तनांक है ज्यादा होगा, उसके कणों का घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए वह अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, मॉडल के विपरीत है, यह प्रकाश की कणिका मॉडल के विपरीत है। 1850 में फूको एक वैज्ञानिक थे,
उनको द्वारा किए गए प्रयोग से यह पाया गया कि जल में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल को सही माना गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे उससे संबंधित और कुछ बातें हैं। 1801 में थॉमस यंग द्वारा किए गए व्यतिकरण प्रयोग के पश्चात यह सत्यापित हो गया कि प्रकाश जो वास्तव में तरंग है। ठीक है, इससे पहले माना जाता था कि प्रकाश जो है प्रकाश का तरंग नहीं, कण के जैसा माना जाता था। ठीक है, ध्रुवन की परिघटना इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवन की परिघटना इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ना कि प्रदर्शित करता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना है? ध्रुवन की घटना। कौन सी घटना? ध्रुवन की घटना। ठीक है, अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंग, यही बात मतलब सिद्ध किया है। अच्छा, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है इंपोर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी हम तरंग सिद्धांत से पहले हम लोग को समझना होगा तरंगाग्र और उसके टाइप समझना होगा, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तरंगाग्र होता क्या है? इसको वेव फ्रंट कहते हैं अंग्रेजी में। तरंगाग्र को उसी प्रकार समझे जैसे कि कोई स्रोत से सभी दिशा में चलते हुए किसी पत्थर को पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो एक प्रकार विक्षोभ उत्पन्न होता है, आगे बढ़ते जाता है, सभी दिशा में जाता है ना, तो उसी टाइप का हुआ। एक प्रकाश का स्रोत सभी दिशाओं में विक्षोभ भेजता है। किसी समय पर समान कला में दोलन करने वाला सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंगाग्र। जिस गति के साथ तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है वह तरंग की चाल कहलाता है। स्रोत से बाहर की ओर बढ़ेगा जिस गति के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी, जिसे यहाँ पर एक देख, जब किसी शांत जल में एक छोटा सा पत्थर डाला जाता है, इस शांत जल में पानी में पत्थर डाल दिए, क्या होगा? एक ऐसे गति करेगा, ये गति करेगा कि नहीं करेगा? सामान कलम होगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो इस प्रकार से गति हो रहा है ना। जब किसी शांत जल में एक छोटा सा पत्थर डाला जाता है तो प्रतिघात बिंदु है, ठीक है, चारों ओर तरंगाग्र के रूप में फैलती हैं। समानांतर तरंगाग्र के रूप में फैलेंगे तरंगे। ठीक है, समानांतर तरंगाग्र का आकार स्रोत के भांति होता है, कि स्रोत की भांति होगा। ठीक है, एक बिंदु गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न करता है। ये बात इसमें पूछा है एमसीक्यू में, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, ये वाला बात, एक बिंदु किस टाइप का तरंगाग्र उत्पन्न करेगा? गोलीय तरंगाग्र। और एक रैखिक स्रोत किस प्रकार का? तो बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, और एक समांतर पुंज जो है किस प्रकार से उत्पन्न करेगा? समतल तरंगाग्र उत्पन्न करेगा। कैसा? समतल। ठीक है, याद रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, यही बात यहाँ से हो गया। एमसीक्यू में पूछा है, एक तरंगाग्र हमेशा तरंग के गमन के दिशा के लंबवत होती, गमन के दिशा के लंबवत होगा तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र का प्रकार पहला है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे बोले कि किसी बिंदु से उत्पन्न हुए तरंगाग्र जो होंगे गोलीय तरंगाग्र होंगे। बेलनाकार, किसी रैखिक स्रोत से उत्पन्न बेलनाकार तरंगाग्र होगा। समतल तरंगाग्र क्या होगा कि एक समांतर पुंज से जो उत्पन्न होगा तरंगाग्र वो समतल तरंगाग्र होगा। इसका हम लोग परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।